फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी 12,75,000 की सैलरी पे टैक्स जीरो कर दिया है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोग अब इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो केवल सेक्शन 80C में टैक्स रिलैक्सेशन पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या ELSS। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपको ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी ELSS में इन्वेस्टमेंट है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर कितनी इनकम वालों को ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि उन्हें रियल में बेनिफिट हो सके। और भी बहुत सारी डेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ELSS और बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब PPF की बात हो या EPF की बात हो या NPS की बात हो या समृद्धि सुकन्या योजना की बात हो, ये सारी ट्रिपल ई हैं। ट्रिपल ई यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। लेकिन ELSS केस में ये ट्रिपल ई नहीं है, ये केवल एग्जेम्प्ट होता है आपकी 80C के रिलैक्सेशन के लिए। तो चलिए इसको सिंपल शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओल्ड रिजम के अकॉर्डिंग आप PPF में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आप सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया पहला एग्जेम्प्ट। दूसरा एग्जेम्प्ट ये होता है कि जनरली जैसे आप अगर कोई यूलिप प्लान लेंगे या फिर कोई एंडाउमेंट प्लान लेंगे या कोई पॉलिसी लेंगे तो उसके ऊपर आपको GST देना होता है। बट PPF या जो भी मैंने अभी 4 इंस्ट्रूमेंट बताए जो ट्रिपल ई है, उनके केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो ये हो गया दूसरा एग्जेम्प्ट। एंड तीसरा एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स एग्जेम्पशन वो है कि जो अमाउंट आप एंड में अर्न करोगे, जो भी प्रॉफिट बनेगा, उस पे भी कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये हो गया ट्रिपल ई, इसलिए ये इनको सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं। बट अगर ELSS की बात करें तो सेक्शन 80C में आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं ELSS में इन्वेस्ट करने के, लेकिन जो आप रिटर्न कमाएंगे वो टैक्सेबल होगा। उसमें केवल 1.25 लाख तक ही रिलैक्सेशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, लेकिन उसमें बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स और शेयर भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ELSS का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखेंगे ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो अब आप बोलेंगे क्या आपको ELSS में कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, अगर आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं और आपका सेक्शन 80C फुल नहीं है और आपकी सैलरी 12 लाख के ऊपर दिखा रही है टैक्सेबल अमाउंट में, तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ELSS की जगह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, वो होता है उसका इंडेक्स। तो जनरली जो ELSS होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज का जो इंडेक्स होता है वो होता है हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स, राइट। और बहुत सारे ELSS इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेंचमार्क हो गया। अब सबसे बड़ा फायदा यहां पर क्या है, जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके जो AMC के चार्जेस होते हैं बहुत कम होते हैं, 0.2 0.3 इतना ही, जबकि ELSS के चार्जेस ज्यादा होते हैं। और दूसरा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ELSS का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि इंडेक्स फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आपको वैसे लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जनरली हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। बट मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो आप इंडेक्स फंड से जल्दी पैसा निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू ELSS, अगर आपका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो ओवरऑल करना क्या है, देखिए मेरा मानना तो ये है कि अगर आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको उसको अब यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको 3 साल लगेंगे उसको पैसा निकालने में। क्योंकि जो अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर महीने एक तरह से आप नया ELSS बाय कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट ELSS आप अगर आज बंद करेंगे तो आज से 3 साल बाद ही उसका पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, समझ गए। उसके बाद आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन सी कंपनी अप जा रही कौन सी डाउन जा रही, क्योंकि ये पैसिव फंड होते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अगर अब आपको अगर टैक्स ओल्ड रिजिम में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना है और आपका अगर 80C फुल है, तो ELSS में इन्वेस्ट करने का अब कोई मतलब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब लोग बोलेंगे कि क्या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। जी नहीं, मेरा मानना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आप देखिए साल दर साल कोविड के बाद SIP लगातार बढ़ती ही जा रही है, अमाउंट भी बढ़ रहा है और SIP का नंबर भी बढ़ रहा है। ये बढ़ता ही रहेगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होती ही रहेगी। चांसेस आर वेरी हाई कि ELSS का जो इन्वेस्टमेंट था एक पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें शायद इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा कम हो जाए, बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी। तो आप ये पूछेंगे कि बाकी सब में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जैसे PPF, EPF, NPS, सुकन्या समृद्धि योजना। मैं कहता हूं अभी भी अगर आपका कुछ पोर्शन उनमें है तो उनमें इन्वेस्ट करते रहिए। सिर्फ वो टैक्स रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, वो आपको वेल्थ भी जनरेट करके दे रहे हैं, क्योंकि जो आपको इन दी एंड उसका
रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो आप सैलरी पे टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम करें या ना करें, बट कहीं ना कहीं आपको कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ रही और जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी आपका टैक्स बच रहा है। तो होपफुली मुझे लगता है आपको वीडियो से बहुत ज्यादा क्लियरिटी आई होगी कि अब गोइंग फॉरवर्ड आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे आगे बढ़ानी है। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।